हेलो फ्रेंड्स, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर जीपीएससी में स्वागत है। आज जैसा कि हम लोग बोर्ड में देख रहे हैं, आज का क्लास झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 पर हम लोग बातें करेंगे। इसमें ये देखा जाए तो हमारा जीपीएससी का सिलेबस का पेपर 2 का है। पेपर 2 का पीटी पेपर 2 का जो है वो है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए थोड़ा सा सिलेबस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो जेपीएससी सिलेबस में एक पीटी होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, इसमें पीटी में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में जनरल स्टडी एंड पेपर 2 में देखेंगे तो स्पेशल झारखंड। इस स्पेशल झारखंड है। इसमें जेपीएससी ने सारे टॉपिक सिलेबस में क्लियर कर चुके हैं। उसमें देखना है कि जो ग्रुप पॉइंट जे है, ठीक है, सिलेबस का पॉइंट जे है, उसमें पढ़ना है हम लोग को औद्योगिक नीति। झारखंड सरकार जितने भी औद्योगिक नीति बनाते हैं वो, इसके अलावे हम लोग देखेंगे पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति और अन्य नीतियां। ये सारे जो ग्रुप जी है, टॉप पॉइंट जी है, इसमें पढ़ने हैं। और सिलेबस में जो है वो मार्किंग कर चुका है, यानी कर रखा है। उसमें से देखना है कि ये जो ग्रुप जे है, इससे आप लोगों को 6 प्रश्न आने की 12 अंक का जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग का होगा झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 में कि ये इस नीति को क्यों लाया गया, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ है पहला प्रश्न। इसमें कुछ बातें अगर यदि हम लोग देखा जाए तो ये 2008 में लाया मान लिया जाए, तो इससे पहले कौन से अधिनियम कार्य करते थे? तो इससे पहले जो है वो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, ये झारखंड में जो है वो पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति से संबंधित कुछ बातों को इसमें रखा गया था और इसके तहत झारखंड में पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की व्यवस्था की गई थी इस नीति और इस अधिनियम के तहत। इसके अलावे भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 लाई थी। जब ये दोनों कार्य कर रहे थे तो झारखंड सरकार को 2008 में अलग से अपने राज्य के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति क्यों लाना पड़ा, ये चीज़ हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है, दूसरा है कि इस नीति को कब लागू किया गया। तो इस नीति को कब लागू किया गया, ये हमेशा से लगभग अगर यदि पुनर्स्थापन नीति से अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कब लागू किया गया, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तीसरा है इस नीति का विस्तार से चर्चा करेंगे। इस नीति को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे तो ये एक समझिए कि बहुत ही लंबा चलेगा। इसमें हम लोग विस्तार से जब चर्चा करेंगे तो 9 अध्याय के बारे में पढ़ेंगे और 9 अध्यायों को उस सब को बढ़िया से
रिवीजन के साथ और पढ़ते जाएंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा इस टॉपिक से उठाए जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि प्रश्न नंबर 1 और इससे संबंधित कुछ लगभग 4 प्रश्न के बारे में बात किए थे, तो उस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें से एक प्रश्न था कि इस नीति का आवश्यकता क्यों पड़ी, झारखंड में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके बारे में अगर यदि हम लोग देखें तो इससे पहले भी पंचायती राज अधिनियम, झारखंड पंचायती राज अधिनियम अधिनियम 2001 और राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2007, ये दोनों कार्य कर रहे थे। ठीक है, जब केंद्र सरकार को किसी योजना के लिए भूमि अधिग्रहण करता था, किसी योजना के लिए सरकारी योजनाएं और क्षेत्रीय विकास के लिए जब भूमि अधिग्रहण करता था, तो वो राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 के द्वारा जो है वो अपना अधिग्रहण एवं पुनर्वास की व्यवस्था करते हुए योजनाओं का लाभ राज्य के लोगों को देता था। लेकिन पंचायती राज अधिनियम 2001 जो है वो एक पूर्ण रूप से जो कह सकते हैं कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति पर आधारित नहीं था। वो एक अल्प था, मतलब कम था। उसमें जो है वो बातें, इससे संबंधित बातें जो है, पुनर्वास से संबंधित बातें बहुत ही कम थी और इसको अमल में अच्छा से नहीं लाया जाता था, है ना। तो इन सब को देखते हुए झारखंड सरकार ने एक फैसला लिया कि राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति तो हमारे क्षेत्र में कार्य करेगी ही, इसके अलावे हम झारखंड के लिए अलग से झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति लाएंगे, 2008 बनाया जाएगा, है ना। ये झारखंड सरकार ने फैसला लिया और इसकी इन सब के जो है प्रस्तावना के तहत इसे लाया गया। और दूसरा प्रश्न जो था वो था कि इस नीति को कब लागू किया गया था। ये प्रश्न मेरा दूसरा था। तो इस प्रश्न को जो है हम लोग देखेंगे कि जब झारखंड सरकार में 2008 में प्रस्तावना लाई, तो उस प्रस्तावना को आगे बढ़ाते हुए 25 जुलाई 2008 को इस झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 को लाया गया और इसे पूरे झारखंड में पारित कर दिया गया। इसके बाद मेरा तीसरा प्रश्न था कि झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 पर विस्तार से चर्चा। ये प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न था, है ना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी से अगर यदि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो खास करके इसी टॉपिक से विस्तार से चर्चा जब हम लोग करेंगे तो इसमें अध्यायों के बारे में एवं इससे जो संबंधित प्रश्न बनते हैं वो तो लास्ट में हम लोग बताएंगे ही। प्रश्न संख्या 3 हम लोग जो बोर्ड पर लिखे थे उसमें था कि झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 पर विस्तार से चर्चा करना था।
इस नीति को 25 जुलाई 2008 को लाया गया। इसके बाद इसमें विस्तार से बात करें तो इस नीति के तहत, इस नीति में कुल 9 अध्याय हैं, कुल 9 अध्याय हैं। और 9 अध्याय की हम लोग बात करें तो अध्याय 1 है वो है प्रस्तावना, अध्याय 2 है उद्देश्य, अध्याय 3 है परिभाषाएं, अध्याय 4 है परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, और अध्याय 5 है पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक तथा आयुक्तों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कार्य, और अध्याय 6 है पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजनाएं। इसके आगे अध्याय 7 भी है। और अध्याय जो है वो 7 में है प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास लाभ। अध्याय 8 में है शिकायत निवारण तंत्र, और अध्याय 9 में है निगरानी तंत्र। ये सभी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो थोड़ा एडजस्ट करना होगा। तो हम लोग बारीकी से हम लोग एक एक करके सारे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी अध्याय से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं हमेशा से। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय है जिसमें प्रस्तावना है। इस नीति को बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो विधानसभा में प्रस्तावना पारित करा जाता है, उसके बाद नीति बनाई जाती है। तो पहला में प्रस्तावना की बात कही गई। इस नीति के बारे में जब डिस्कस करा जा रहा था तो उस समय प्रस्तावना पेश किया गया, और उसमें कहा गया कि झारखंड जो है वो हमेशा से यहाँ पर जो है विद्रोह होते रहे, जिसका मुख्य कारण जो है वो अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्ग पर जो है वो इन सभी का शोषण एक कारण था। दूसरा है कि यहाँ आदिवासी जो रहते थे उन पर जो है वो जब अंग्रेज सरकार आई थी तो आदिवासियों पर, अनुसूचित जनजातियों पर, इन सब पर थोड़ा अधिक जो है वो शोषण करने लगे थे। इन सब को ध्यान में रखते हुए जब आदिवासियों की इस विद्रोह में उतरने का एक मुख्य कारण रहा है कि इनके यानी आदिवासियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कहने का मतलब है कि उन सब के सामाजिक एवं सांस्कृतिक, साथ ही साथ आर्थिक जो स्रोत हैं उन सब पर हस्तक्षेप करना एवं उन सब पर दबाव बनाना, जो कि आदिवासियों को या जनजातियों को या अनुसूचित जातियों को ये चीज़ रास नहीं आई, अच्छा नहीं लगा। और वे कई बार हम लोग विद्रोह के भी हम लोग वीडियो बना दिया हूँ, उसमें देखा गया है कि कई विद्रोह भी किया गया स्वतंत्रता से पूर्व, और उसमें कई जाति जनजाति जो है वो स्वतंत्रता में भी उसी के तहत जो है वो भाग भी लिए, है ना। आदिवासी काफ़ी संघर्ष करते रहे हमेशा से, और इस संघर्ष का जो है वो अलग झारखंड की मांग तक जो है वो इन सब का भूमिकाएं बहुत अधिक रही। अलग झारखंड की मांग तक, यानी स्वतंत्रता से पूर्व भी अलग झारखंड की मांग जो है वो की जा रही थी। जब हम लोग देखेंगे कि अलग झारखंड की मांग से, तो 1912 में जो ऑल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद छोटा नागपुर उन्नति समाज, एवं आगे चलते चलते देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, और ऐसे कई पार्टियां भी बनी जो झारखंड को अलग करने में
अलग करवाने में काफ़ी अपना अहम भूमिका निभाई। इन सब को देखते हुए आने कई विद्रोह और कई आंदोलन हुए। इन सब को देखते हुए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक अलग झारखंड की एक अलग झारखंड मिल गया। सभी झारखंड वासियों को एक अलग झारखंड मिल गया, है ना। अब अलग झारखंड मिला तो यहाँ देखा जाता है कि काफ़ी बहुत ही अधिक खनिज संपदाएं एवं सारे स्रोत उपलब्ध हैं। खनिज संपदाएं एवं बहुत ही चीज़ें जो है वो झारखंड के भूगर्भ में समाये हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के होते हुए भी ये सभी चीज़ें हैं, तो झारखंड को एक उन्नति और कह सकते हैं विकास में कोई बाधाएं नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इन सब को देखते हुए क्या करा गया कि काफ़ी संख्या में बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक संपदाएं और खनिज उपलब्ध है, तो यहाँ का जो आर्थिक स्थिति है वो हमेशा के लिए ठीक बना रहेगा। ये सब ध्यान में रखते हुए जो है वो झारखंड अलग के बाद भी किसी तरह की परेशानी ना आवे, ये सब सभी लोगों के दिमाग में था कि चलिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इस प्रस्तावना में और क्या क्या बातें कही गई थी। इस प्रस्तावना में कही गई थी कि जब कोई योजनाएं बनती है, जब कोई योजनाएं आती है या बहुउद्देशीय योजनाएं यहाँ पर लाई जाती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भूमि का अर्जन कर लिया जाता है। जैसे कि कई औद्योगिकीकरण एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें सिंचाई परियोजनाएं एवं बिजली उत्पादन जैसे कई योजनाएं जो है वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं के अंतर्गत आता है। इसके अलावे और भी जैसे कई सिंचाई परियोजनाएं हो गया, डैम तालाब भी बनाए जाते हैं, तो काफ़ी अधिक भूमि की ज़रूरत पड़ती है। और इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 और कोल बेरिंग एरियाज एक्ट, जिसको AND एक्ट भी कहते हैं, 1957, ये दोनों के तहत काफ़ी भूमि का जो है वो अर्जन किया गया था। काफ़ी भूमि का अर्जन किया गया और जिससे कि डैम तालाब एवं अन्य उत्खनन कार्य जैसे कि कोल बेरिंग एरियाज जो है उत्खनन, जैसे कि झारखंड में काफ़ी खनिज संपदाएं हैं जिसमें से कोयला, यूरेनियम एवं अन्य जो है वो यहाँ पर है, उपलब्ध है। इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काफ़ी भूमि अर्जन कर लिए, जिससे कि लगभग 60 से 70% लोग जो है वो झारखंड में रोजगार के लिए आने लगे थे। बाहरी राज्यों से 60 से 70% जो है वो बाहरी राज्यों से झारखंड में आने लगे थे। और आने से क्या होता था कि जो यहाँ का मूल निवासी
जिसमें से ST, SC एंड OBC कमज़ोर वर्ग में जितने भी आते हैं, ये सभी, इन सभी पर काफ़ी दबाव बनने लगा था, खास करके ST पर, इन सब पर काफ़ी दबाव बनने लगा था। और इस दबाव का असर जो है वो 2011 तक आते आते काफ़ी दिखने लगा था, और आने की 2000 तक भी आते आते 2008 से पहले तक आते आते काफ़ी दिखने लगा था। और इसका एक असर जो है वो देखने को मिलता है कि जब 1931 में जब जनगणना करा गया था, 1931 में जब जनगणना किया गया था झारखंड में, जनगणना किया गया था झारखंड में, तो यहाँ पर लगभग 50% जो है वो आदिवासी यहाँ निवास करते थे, जो कि 2011 तक आते आते इसमें जो है केवल 26%, 26.3% ही रह गए। और इसमें जब देखा जाए तो लोकसभा विधानसभा में भी इनकी सीटें जो है वो कमी कर दी गई, और इनकी सीटें जो हैं वो लोकसभा और विधानसभा इन दोनों जगहों पर जो है वो ST और SC के मतलब जो ST कैटेगरी के हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनकी जो है वो, अगर यदि 1971 की जब चुनाव हो रहे थे उस समय देखा जाएगा तो इसमें जो आरक्षण सीट थी झारखंड में वो 7 थी, जो वर्तमान 2000 अभी 24 चल रहा है तो इसमें केवल 5 रह गई है ना। और विधानसभा में जो है वो वर्तमान में अभी केवल 28 सीट ही बचा है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही कम है। इसमें प्रस्तावना में और मुख्य बातें कुछ कही गई थी कि अगर यदि हम किसी भी भूमि का अधिग्रहण कर लेते हैं तो उसमें कौन कौन सी भूमि को शामिल करना चाहिए, जैसे कोई जो जिससे प्रभावित परिवार है, प्रभावित परिवारों से क्या होता है कि ये डिफिनेशन जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं हमने जो अध्याय 3 की बात कर रहा हूँ, अध्याय 3, इसमें जो परिभाषाएं हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रभावित परिवार क्या होता है, प्रभावित क्षेत्र क्या होता है, प्रभावित क्षेत्र के अलावे विस्थापन से क्या समझते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग देखेंगे। तो इसे भूमि अर्जन की बात जब करी जा रही थी इस बात से पुनर्स्थापन नीति के लिए, तो प्रभावित परिवारों में जो भूमि अधिग्रहण किया जाएगा वो कौन कौन सी भूमि होगी, तो इन सब में जो है वो पहला तो है रहती भूमि, दूसरा है वन क्षेत्र, वन अधिकार क्षेत्र, इसके अलावे गैर मजुरवा क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों को मिलाने की बात कही गई थी। तो गैर मजुरवा को भी, जैसे मान लिया जाए कोई प्रभावित परिवार का जो सदस्य है वो केवल ये इस भूमि पर ही अपना जीवन यापन कर रही है, तो अगर यदि वो इस क्षेत्र इस भूमि से अगर यदि उसे बेदखल कर दिया जाता है तो वो किसी कहीं पर विस्थापन अगर यदि होता है उसका, तो उसका सामाजिक और मानसिक दोनों तरह के तनाव जो है वो पैदा हो जाएंगे। इसके अलावा वन अधिकार क्षेत्र, जैसे कि किसी को भूमि अर्जन अधिनियम के तहत या भूधारण के अधिनियम के तहत अगर यदि कोई भूमि दिया जाता है वन भूमि, तो वन भूमि क्षेत्र भी
इसके अलावा रहती भूमि है तो उसको तो इसका प्रॉफिट मिलेगा ही। ये सारे ज़मीनों को इसमें शामिल करने की बात कही गई थी। इसके अलावा देखा जाए तो प्रस्तावना में एक बात कही गई है कि अगर यदि कोई परिवारों को विस्थापित कर दिया जाता है, अगर यदि किसी भी परिवार, मान लिया जाए ये एक गांव है, लगभग 100 गांव, हम इसमें बताएंगे स्थापन नीति में कितने गांव के कितने परिवारों को विस्थापित करने से ये अधिनियम, इस नीति का जो है वो लागू होगा। वो चीज़ मान लिया जाए 100 है, 100 परिवारों को दूसरी जगह विस्थापित किया, है ना। तो दूसरी जगह विस्थापित करने से क्या होगा कि इसके सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक, ये सारे चीज एवं अन्य में अगर यदि हम लोग देखें तो रिश्ता परिवार वाले भी देखा जा सकता है। ये सारे पर उनके जो है वो बदलाव आएंगे। और मान लिया जाए ये यहाँ से उठकर यहाँ आए तो सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक एवं अन्य कई क्षेत्रों में जो है वो प्रभावित होंगे। इन सारे प्रभावों को दूर करने के लिए क्या करे हैं, सरकार ने इस नीति को लागू करे हैं। और इस नीति के तहत प्रस्तावना में इन सभी बातों को कहते हुए और आगे इसकी जो अध्याय 2 है उस पर बात करेंगे। ये तो हो गया प्रस्तावना। इसमें से अगर यदि देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर यदि बात करें तो पहला प्रश्न बन जाता है कि झारखंड कब अलग हुआ, तो वो हमने बताया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसके अलावा अगर यदि देखा जाए तो एक है भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 और कोल बेरिंग एरियाज एक्ट, जिसको A&D एक्ट भी कहते हैं, 1957। ये दो प्रश्न। इसके अलावा एक और जो हमने लास्ट में पॉलिटी वाला बताया थे कि लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा जो जनसंख्या, एसटी की जनसंख्या में जो गिरावट आई थी, ये सभी, ये 3-4 टॉपिक से ये प्रस्तावना से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके आगे हम लोग बात करेंगे अध्याय 2 की। तो अध्याय 2 हम लोग बात करते हैं उद्देश्य की। अध्याय इसमें उद्देश्य की बात कही गई है कि अगर यदि हम पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति अगर यदि बना रही है सरकार, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, किस उद्देश्य के तहत, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है वो पुनर्स्थापन नीति जो है वो लाया जाएगा। ये सभी बातें कही गई थी। हम लोग देख रहे हैं अध्याय 2 पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के बारे में। अध्याय 2 हम लोग देखेंगे और इसमें जो उद्देश्य की बात कही गई, उद्देश्य, और इस उद्देश्य में जो है वो पहला उद्देश्य रखा गया था कि जहां तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन को विस्थापन ना करने तथा कम से कम विस्थापन करने के विकल्पों को बढ़ावा देना, ये पहला उद्देश्य था इस नीति का। इसमें दूसरा जो उद्देश्य रखा गया कि प्रभावित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के पर्याप्त पुनर्वास पैकेज सुनिश्चित करना तथा पुनर्वास की प्रक्रिया को तेजी से क्रियान्वित करना, ये दूसरा उद्देश्य रखा गया। तीसरा उद्देश्य रखा गया कि समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कम के सदस्य अधिकारों की सुरक्षा करना तथा उनके उपचार से संबंधित ध्यानपूर्वक तथा संवेदनशील के साथ कार्य किया जाने पर विशेष ध्यान रखने के सुनिश्चित करना। और चौथा जो है वो प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवन
स्तर उपलब्ध कराने तथा सतत रूप से आय मुहैया कराने का प्रयास करना। पांचवा जो है योजनाओं का क्रियान्वयन करना, जैसे कि पुनर्वास नीति के तहत जो योजनाएं हैं उसको प्रभावित क्षेत्र से जो विस्थापित हुए लोग जो है वो उन पर जो योजनाएं आती है उनको क्रियान्वयन करना। और आपसी सहयोग बनाना। ये आपसी सहयोग बनाने का मतलब की बात हुआ कि आपसी सहयोग करने का मतलब भूमि अर्जन, जहाँ तक भूमि अर्जन की बात है, अर्जन, तो इसमें दो पक्ष होते हैं। एक होता है जिसके भूमि है, भूमि मालिक, और दूसरा है अर्जनकर्ता। अर्जनकर्ता कहने का मतलब है कि जो भूमि को अर्जन करने वाला है। तो इसके और इन दोनों के बीच जो है वो सहयोग बनाना, सौहार्दपूर्ण जो है वो भाव बनाए रखना, आपसी सहयोग बनाना जो है वो भी एक उद्देश्य रखा गया था, जिससे कि भूमि का अर्जन सही तरह से किया जा सके, सबको लाभ मिल सके एवं क्षेत्र का विकास एवं राज्य का विकास में सहयोग करे और भागीदार सुनिश्चित करे। ये रहा इसका उद्देश्य। और इस जहाँ तक बात है एग्जामिनेशन की, तो एक प्रश्न जो है वो डायरेक्ट इस उद्देश्य से एक प्रश्न बनाया जाता है कि इनमें से कौन से उद्देश्य पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 का नहीं है। मान लिया जाए ये 6 छात्र बताएं, 6 में से का मान लिया जाए कि ऑप्शन दे दिया गया कि जहां तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन हो, दूसरा कह दिया कि सक्रिय भागीदारी हो, तीसरा कह दिया कि योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करना हो। तो ये यहाँ से एक प्रश्न जो है वो हमेशा से इस बार जो 11 जेपीएससी का हुआ उसमें से एक प्रश्न इससे भी था, उद्देश्य से। 11th जेपीएससी में एक प्रश्न जो है वो पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति के उद्देश्य से ही पूछा गया था, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है, एक अध्याय बन जाता है, अध्याय 2। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला अध्याय, और अगले अध्याय में हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 3 जिसमें परिभाषाएं हैं, और इन परिभाषाओं को अगले क्लास में देखेंगे। आज का क्लास इतना ही, और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, जो कमी रही वो भी कमेंट में बताएं, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट ज़रूर करें, है ना। और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।